हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन में। संपूर्ण इतिहास उत्तराखंड का जो हम इतिहास देख रहे थे, जिसके तहत हम अजय राउत जी की पुस्तक को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका आज हम देखेंगे भाग 6। इससे पहले 5 वीडियो हमारे आ चुके हैं, जिनमें शुरुआत के 3 वीडियो में हमने अजय राउत जी की जो पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है। और अगले जो 2 वीडियो आए थे हमारे, यानी 4th और 5th वीडियो जो हमारा आया था इतिहास से रिलेटेड, वो चंदवंश से रिलेटेड था। आज हमारे चंदवंश का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं। 2 वीडियो में हम कुल 49 राजाओं के बारे में कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, पूरी कहानी समझ चुके हैं। और आज के तीसरे वीडियो में हम 50वें राजा से लेकर अंतिम राजा यानी 62वें राजा तक पूरा चंदवंश देख लेंगे। अब इसके बाद जो अगला 4th पार्ट आएगा चंदवंश से रिलेटेड, उसमें चंदवंश का प्रशासन इत्यादि के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं। तो पुरानी वीडियो ज़रूर देख लें, बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, नोट्स बनाने हैं। पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगी आपको? पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पर ही है, उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन। और सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रकार की वीडियो हमारे आते रहेंगे। और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था जैसे हमारे 3-4 चैप्टर समाप्त हो जाएंगे इसके, तो इसी के साथ साथ हम परीक्षा वाणी की बुक भी स्टार्ट करते रहेंगे और इसको भी लेते हुए चलेंगे। तो अगर इसका इंडेक्स अगर हम देख लें अजय राउत जी की पुस्तक का, तो उसका पहला चैप्टर हम 3 भागों में कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर यानी चंदवंश के 2 भाग आ चुके हैं। आज हमारा 3rd पार्ट है और अगले दिन यानी फ्राइडे के दिन इसका 4था पार्ट आ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम गढ़वाल का पवार वंश या परमार वंश देखेंगे, फिर गोरखा राजवंश, अब देख सकते हैं 7 चैप्टर टोटल। फिर उसके बाद 8वां चैप्टर है। टोटल इस बुक में 9 चैप्टर है, यानी उत्तराखंड के इतिहास यानी प्राचीन समय से लेके वर्तमान समय तक यानी आज़ादी के समय तक का कंप्लीट इतिहास इसमें दिया गया है, जिसको हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। हफ्ते में 3 दिन हमारी अजय राउत जी की क्लास आती हैं। किस किस दिन आती हैं? वेडनेसडे यानी बुधवार, फ्राइडे यानी शुक्रवार, संडे यानी रविवार। 3 दिन को हमारी अजय राउत जी की क्लास आती हैं दिन में 12 बजे। इसके अलावा मंगलवार को हमारी आती हैं उत्तराखंड वन लाइनर प्लस हिंदी का एमसीक्यू। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को हमारा आता है इंडियन पॉलिटी की क्लास। और सैटरडे को हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी की जो क्लास हमने इससे पहले देखी उसके प्रैक्टिस हम लगाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक कहानी सुनते रहें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 50वें राजा हमारे आते हैं चंदवंश के बाज बहादुर चंद, जिनका टाइम पीरियड मैंने पहले भी आपको बता रखा है। सन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अलग अलग किताबों में इनका अलग अलग कार्यकाल दिया हुआ है। टाइम पीरियड 1638 से 1678 के बीच में है। जैसे ही ये गद्दी पर बैठे, तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, उस समय जो मुगल राजा थे वे कौन थे? शाहजहां थे। तो उनके दरबार में गए। शाहजहां से इन्होंने तराई के 9 लाखिया माल और 84 माल का क्षेत्र कटेहरी राजपूतों से छुड़वाया था। और क्योंकि जो तराई वाला क्षेत्र था, ये ध्यान दें सभी लोग, ये तराई वाले क्षेत्र को ही मुक्त कराने के लिए इसकी मुलाकात किससे हुई थी? शाहजहां से हुई थी। तो शाहजहां ने मुरादाबाद के शासक रुस्तम खां से कहा कि आप किन की मदद करें? आप बाज बहादुर चंद की मदद करें, ताकि वे तराई वाला क्षेत्र अपने अधीन ले सकें। तो शाहजहां ने पूरा कटेहर क्षेत्र, कटेहर यानी हमारा रुद्रपुर और ये तराई वाला जो क्षेत्र है, ये बाज बहादुर चंद को दे दिया था। शाहजहां ने इसे बहादुर की उपाधि और जमींदार अर्थात कुमाऊं का जमींदार भी इसको शाहजहां ने ही कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। और इसी के टाइम पे अगला शासक बन गए थे औरंगजेब। तो औरंगजेब के टाइम पे आप लोग को पता होना चाहिए दारा शिकोह का क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। तो दारा शिकोह का पुत्र भाकर आया था इसके राज में, जिसका नाम क्या है? सुलेमान शिकोह। तो इसके तो मुगल वंश से अच्छे संबंध थे, औरंगजेब से भी अच्छे संबंध थे, तो इसने सुलेमान सिखों को शरण देने से मना कर दिया। तो सुलेमान सिखों फिर कहाँ गए शरण लेने के लिए? गढ़वाल राज में गए। लेकिन गढ़वाल के राजा ने इसके साथ धोखा किया और इसको मुगल बादशाह के हाथों दे दिया था। अगले पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। इसने बाजपुर नामक शहर बसाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1673 में इसने मानसरोवर यात्रियों को लिए गूंठ के रूप में भूमि दान दी थी। गूंठ भूमि क्या होती थी?
ये भूमि मंदिर के नाम में दी जाती थी, जिस पर सरकार यानी राजा कोई भी टैक्स नहीं लगाते थे। यानी उस पर जो मानसरोवर यात्री अगर कोई भी आते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं उस वहीं की खेती से की जाएगी, वहीं की भूमि से की जाएगी। यानी उस भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट अगर इसके बारे में देखें तो एक हत्या दीवार जो थल में है हमारे पिथौरागढ़ में, इसका निर्माण इसी ने करा है और इस मंदिर की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान मानी गई है। एलोरा के कैलाश मंदिर के समान मानी गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, गोलू देवता जो घोड़ा खाल का जो मंदिर है हमारा नैनीताल में, उसका निर्माण भी इसी ने करवाया था। इसी के टाइम पे क्या हुआ था, हूणों का आक्रमण हो गया था। हूण तिब्बत के निवासी थे, तो भोटियाओं और सोकाओं द्वारा तिब्बतियों को दी जाने वाली दस्तूर पर इसने रोक लगा दी थी। तिब्बती यानी हूणों का आक्रमण भी इसके टाइम पे हुआ था। इसको ध्यान देंगे तो ये जो दस्तूर दी जाती थी उनको, ये इसने बंद करवा दी थी, लेकिन बाद में फिर से प्रारंभ करवाई थी। ये भी आपने याद रखना है। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट इसके देखते हैं, चंद राजवंश में सर्वाधिक सीमा विस्तार इसी के समय पे हुआ था, या ऐसा भी कह सकते हैं संपूर्ण कुमाऊं का एकीकरण करने का श्रेय जाता है हमारे 50वें शासक बाज बहादुर चंद जी को। 1669 में इसने सोर क्षेत्र यानी पिथौरागढ़ वाली क्षेत्र की यात्रा की थी और सोर क्षेत्र को इसने खड़ायत का परगना भी कहा था। बाज बहादुर चंद ने भोटियाओं तिब्बतियों से कौन सा कर वसूला था, सिरती कर वसूला था, क्योंकि इनका आक्रमण हुआ था, उसको हराया था इसने। अगला पॉइंट देखते हैं, इसका एक चित्र न्यूयॉर्क अमेरिका के ब्रुकलिन संग्रहालय में रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसे कुमाऊं का बलबन भी कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय बाद यानी काफ़ी उम्र होने के बाद ही शासक भी बना था। और इसके बारे में एक कहावत काफ़ी फेमस है, याद रखना आपने, बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्ती। यानी इनकी उम्र तो 80 की हो गई थी, लेकिन इनका जो एक नहीं कहते, एक समय होने के बाद सठिया जाता है, तो सठिया गए थे कहते हैं। तो विनाशकारी काम इन्होंने करे थे। अब इसके अलावा इनके बारे में बचे हुए कुछ अन्य फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो इनके बारे में आपने याद रखना, सुलेमान सिको वाला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। तो कुमाऊं पर जजिया कर, कुमाऊं की जनता पर जजिया कर किसने लगाया, बाज बहादुर चंद ने लगाया। कुमाऊं की जनता पर नमक कर भी इसी ने लगाया था। किसने, बाज बहादुर चंद ने लगाया था। जजिया कर क्या होता था, हिंदुओं से या गैर मुस्लिमों से, अर्थात वह व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है उससे यह कर वसूला जाता था। इनके बारे में कुछ अन्य जानकारी अगर देखें, इससे पहले हमने देखे थे, आपको याद होगा 49 हमारे राजा थे त्रिमल चंद। तो त्रिमल चंद का ही भांजे थे कौन, त्रिमल चंद के एक भाई थे, आपको मैं बता देता हूं, उनका नाम था नीला गोसाई। और नीला गोसाई के ही पुत्र कौन थे, बाज बहादुर। क्योंकि त्रिमल चंद का तो कोई क्या नहीं था, कोई पुत्र था नहीं, तो उसने क्या करा, अब त्रिमल चंद के शासक बनने से पहले क्या हुआ था, कुमाऊं वाला जो संपूर्ण क्षेत्र था वहां बिल्कुल अव्यवस्था फैल चुकी थी। तो अव्यवस्था फैलने की वजह से क्या हुए थे, इनके भाई सभी क्या है, देश छोड़ गए, यानी अपना क्षेत्र छोड़ के चले गए थे। तो त्रिमल चंद की कोई संतान तो थी नहीं, तो उन्होंने सबसे पहले अपने भाई के जो पुत्र थे उनको ढूंढा, और उन पुत्र का नाम क्या था, बाज बहादुर था। और इन्हीं बाज बहादुर को उसने क्या करा, अगला शासक बनाया था। यानी 50वां शासक त्रिमल चंद ने किसको बनाया था, अपने भाई नीला गोसाई के पुत्र बाज बहादुर को बनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो एक सवाल ये भी आता है, बाज बहादुर का जो पालन पोषण था वो किस व्यक्ति ने किया था, तो धर्माकर तिवारी नाम के एक व्यक्ति हैं, धर्माकर तिवारी नाम के व्यक्ति, इन्होंने किनका पालन पोषण करा था, हमारे बाज बहादुर चंद का पालन पोषण करा था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बधानगढ़ वाले क्षेत्र, बधानगढ़ ये कौन सा क्षेत्र है, कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर स्थित एक जगह है बधानगढ़। तो बधानगढ़ से ये नंदा देवी की मूर्ति लेकर आए और उसको कहाँ स्थापित किया हमारे बाज बहादुर चंद जी ने, मल्ला महल में, मल्ला महल अल्मोड़ा में इसको स्थापित किया था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। इनके पुत्र हैं, याद रखना आपने, उद्योत चंद, उद्योत चंद, उद्योत चंद इन्हीं के पुत्र थे। इन्होंने अपने ही पिता के विरुद्ध क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, क्योंकि इनके पिता क्या क्या थे, काफी उम्र दराज थे।
तो ये खुद सोचता था मेरे पिता इतने वृद्ध हो गए, मैं भी वृद्ध हो रहा हूँ, तो मैं शासक कब बनूंगा। तो इसने अपने ही पिता के विरुद्ध क्या कर दिया, उद्योगचंद ने विद्रोह कर दिया। तो हमारे जो बाज बहादुर चंद जी थे, इन्होंने इसको कहाँ भेज दिया, उद्योगचंद को गंगोली वाले क्षेत्र में भेज दिया, गंगोली हाट वाले क्षेत्र में भेज दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है। हुणों को पराजित किया था, मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा इन्होंने बागेश्वर में एक मंदिर है, पिन्नाथ मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया, बाज बहादुर चंद जी ने कराया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, एक मंदिर और है भीमताल में, भीमेश्वर महादेव मंदिर, तो इसका निर्माण भी किसने कराया है, बाज बहादुर चंद जी ने करवाया है। और अत्यधिक उम्र में शासक बने थे, तो इसको क्या कहते हैं, बाज बहादुर चंद जी को कुमाऊं का बलबन भी कहा जाता है। और इनके एक धर्म भाई हैं, धर्माकर तिवारी जी ने इनका पालन पोषण किया था। तो धर्माकर तिवारी जी के एक पुत्र हैं, तो यही इनके क्या हैं, पंडित नारायण तिवारी जी, आपने याद रखना है। ये इनके क्या थे, धर्म भाई थे, यानी भाइयों की तरह इन्होंने अपना जीवन यापन किया था बचपन में। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है। तो इनके बाद जो अगले शासक बनेंगे वे कौन बनेंगे, वैसे एक पुत्र तो इनके उद्योगचंद हो गए बाज बहादुर चंद जी के, एक और पुत्र का नाम मिलता है इनके बाज बहादुर चंद जी के, पहाड़ सिंह गुसाई। याद रखना आपने, बिल्कुल ना भूलें, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहाड़ सिंह गुसाई किसके पुत्र हैं, बाज बहादुर चंद के। बाज बहादुर चंद के एक और पुत्र हैं जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। एक सवाल पूछा जा सकता है, किस शासक के एक पुत्र ने संन्यास धारण किया था, तो वे कौन से शासक थे, बाज बहादुर चंद जी, जो हमारे चंद वंश के 50वें शासक थे। अब बाज बहादुर चंद जी के दरबार में कुछ कर्मचारी थे, उनको कुछ अन्य नामों से पुकारा जाता था, उन्हीं के बारे में देखते हैं। बाज बहादुर जी के दरबार में काम करने वाले कर्मचारी को निम्नलिखित नामों से पुकारा जाता था, तो नामों को पढ़ते हैं। पानी भरने वाले पनेरू कहलाए, फल लाने वाले फुलेरिया कहलाए, मंदिरों की रक्षा करने वाले मठपाल कहलाए। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, पनेरू पानी भरने वाले, फुलेरिया फल लाने वाले, मठपाल मंदिरों की रक्षा करने वाले। मठ शब्द का अर्थ भी होता ही है मंदिर। तो अब बढ़ते हैं अगले शासक की तरफ, 51वें शासक उद्योगचंद। टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, ये कौन थे, बाज बहादुर चंद जी के पुत्र हैं। ये भारती चंद के बाद पहले राजा थे जिन्होंने नेपाल पर आक्रमण किया था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इनका ताम्रपत्र बरम मुआनी पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। इस ताम्रपत्र में उद्योगचंद को की धाई माता बीमारी का उल्लेख है। इनकी बीमारी को एक राजवैद्य हैं वरदेव जोशी, इन्होंने ही ठीक किया था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, भूलना नहीं है। अगले पॉइंट्स देखते हैं इनसे रिलेटेड। उद्योगचंद जी ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, पार्वतीश्वर मंदिर और उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर बनवाए। डोटी और अजमेरगढ़ नेपाल पर विजय पाने के बाद चंद ने, हमारे उद्योगचंद जी ने 1682 में प्रयागराज के रघुनाथपुर घाट में स्नान किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। इन्होंने गढ़वाल के राजा मेदिनी शाह व डोटी नरेश देवपाल को हराया था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये देवपाल से जो है, इनसे इनकी खैरागढ़ की संधि भी हुई है। खैरागढ़ की संधि उद्योगचंद की किससे हुई है, देवपाल के साथ हुई है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला पॉइंट देखते हैं। पहली बार डोटी नरेशों ने चंदों को कर देना स्टार्ट किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्टार्टिंग में हमने सोमचंद पढ़े थे, वे देते थे, भारती चंद ने पूर्णतः रोक दिया था। अब इन्होंने क्या करा, डोटी नरेशों से, अब यहाँ पर उल्टी प्रथा चलने लग गई। डोटी नरेश या नेपाल के नरेशों से टैक्स लेना इन्होंने प्रारंभ किया। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान रखना है आपने। इन्होंने बधाड़गढ़ वाला क्षेत्र भी जीता था, जहाँ पर इनके एक सेनापति थे, याद रखेंगे आप, उद्योगचंद के एक सेनापति मैसी साहू। बधाड़गढ़ इन्होंने जीता था, तो उसी दौरान इनके एक सेनापति मैसी साहू का निधन भी हो गया था। और इनके बारे में अंतिम पॉइंट देखते हैं। अल्मोड़ा में तल्ला महल किले का निर्माण भी हमारे उद्योगचंद जी ने करवाया है। 51वें शासक उद्योगचंद। अब देखते हैं ज्ञानचंद जी, इनका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। ज्ञानचंद जी का प्रथम ताम्र अभिलेख 1698 में प्राप्त हुआ। इनका पहला आक्रमण इन्होंने जो किया था, पिंडर घाटी गढ़वाल पर किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। 1699 में इन्होंने बधाड़गढ़ को लूटा तथा यहाँ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में स्थापित करी थी। एक शासक पीछे हमने भी देखे थे जो नंदा देवी की मूर्ति को लाए थे मल्ला महल में, एक शासक ये भी है। किसी किसी किताब में इनका उल्लेख भी प्राप्त होता है, तो आपने याद रखना है।
बधाणगढ़ के आक्रमण में गढ़वाल के वीरेश्वर जोशी जी ने इनकी मदद की थी और इनके द्वारा बनाए गए मंदिरों को देवल या द्योल कहा जाता है। वर्तमान में देवल समेत नाम के इस प्रकार के मंदिर हमारे पिथौरागढ़ में ही पाए जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इन्होंने चौपाता, नकुलेश्वर मंदिर, कासनी, मरसोली मंदिर पिथौरागढ़ में बनाए। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट ज्ञानचंद जी से रिलेटेड। कत्यूर में इन्होंने, आपने याद रखना है, कत्यूर घाटी वाले क्षेत्र में इन्होंने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी। कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना हमारे ज्ञानचंद जी ने की है। इन्होंने हवलबाग का नौला का भी निर्माण कराया है। हवलबाग का नौले का निर्माण किसने कराया? ज्ञानचंद जी ने कराया है। और ज्ञानचंद जी ने भी डोटी पर एक बार फिर से आक्रमण किया था, याद रखेंगे, डोटी पर इन्होंने आक्रमण किया था। और ऐसा माना जाता है कि डोटी पर जब इन्होंने आक्रमण किया था तो इनकी आधे से अधिक सेना मलेरिया नामक रोग से मारी गई थी। तो पूछा जा सकता है किस शासक की आधे से अधिक सेना डोटी में आक्रमण के दौरान मलेरिया से मारी गई? तो वे शासक कौन है? ज्ञानचंद जी, याद रखना है आपने। अब अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं। अगले शासक है हमारे जगतचंद, जिनका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। यह चंदों के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त शासक हैं। तराई भाग से 9 लाख रुपए की इनके समय पे आय होती थी। अतः विद्वानों ने यानी इतिहासकारों ने इनके काल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा है। कुमाऊं का स्वर्णकाल। इन्होंने जुए पर इन्होंने टैक्स लगाया, काफी इंपॉर्टेंट, जगत सिंह जी ने। इनका गढ़वाल नरेश फतेह शाह से श्रीनगर में युद्ध भी हुआ था। श्रीनगर वाला क्षेत्र जीत गए और फतेह शाह भागकर कहाँ भाग चले गया था? देहरादून चले गया था। और ऐसा माना जाता है इन्होंने ये वाला क्षेत्र एक ब्राह्मण को दे दिया था, यानी गढ़वाल वाला क्षेत्र इन्होंने जीतकर किसको दे दिया था? एक ब्राह्मण को दे दिया था। बाद में फतेह शाह जी जीत गए थे इसको। अगला पॉइंट देखते हैं इनसे रिलेटेड। इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम से भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। आप देखेंगे कि जितने भी चंद्रवंश के हमारे शासक हैं, ज्यादातर मुगलों से इनके अच्छे ही संबंध प्राप्त होंगे आपको। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने भूलना नहीं है बिल्कुल भी। एक शासक हमने पढ़े थे जो जिनको लखुली विराली कहा जाता था। तो आप अगर आंसर जानते हैं तो लिखकर बताएं। मैं बता चुका हूं किस शासक को लखुली विराली भी कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। फतेह शाह ने श्रीनगर, गरुड़, बैजनाथ घाटी जीतकर गरसाव गांव को बद्रीनाथ मंदिर को भेंट स्वरूप दे दिया था। और इनका निधन कैसे हो गया? अगर पूछा जाए जगतचंद जी का निधन कैसे हुआ, तो इनका निधन चेचक रोग की वजह से हुआ था। अगला इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। 1000 गायों का इन्होंने दान किया था, ऐसी मान्यता है, ऐसा पाया जाता है। और इनसे रिलेटेड यानी जगतचंद जी से रिलेटेड एक पुस्तक है जगत चंद्रिका, जिसके लेखक हैं पद्मदेव, याद रखेंगे, पद्मदेव। अब बढ़ते हैं अगले शासक की तरफ। 54वें शासक हमारे कुमाऊं के चंद्रवंश के। इनका टाइम पीरियड 1720 से 26 के बीच में है। इनके समय से चंद्रवंश का अवनति काल यानी इनका ढलान स्टार्ट हो गया था। इन्हें कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। बरम ताम्रपत्र में इन्हें महाराज कुमार श्री देवी सिंह गुसाई के नाम से जाना गया है, जबकि झिझाड़ चंपाओ ताम्रलेख में इन्हें महाराज कुमार श्री देवी सिंह गुसाई जू कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इन्होंने रोहिला सरदार दाऊद खान से भी युद्ध किया था और 1726 में इनके ही दरबारी थे, इनके दरबारियों ने इनकी हत्या कर दी थी। अब ये दरबारी कौन थे? तो इनके जो दरबारी हैं इनके नाम मैं आपको बता देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2 दरबारी मिलेंगे आपको, एक है मणिकमल गैड़ा और दूसरे हैं पूरनमल गैड़ा। पूरनमल के पिताजी हैं मणिकमल गैड़ा और पूरनमल, इन दोनों ने मिलकर इनके खिलाफ, देवीचंद जी के खिलाफ क्या किए थे? षड्यंत्र किए और उनकी ही हत्या कर दी। तो इसके बाद जो अगले शासक बनेंगे, अगले शासक जो बनते हैं 55वें शासक अजीत चंद जी बनते हैं। अजीत चंद जी बनेंगे अगले शासक 1726 से 30 के समय। इनके समय को गैड़ागर्दी काल कहा जाता है। गैड़ागर्दी काल कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये खाली नाम मात्र के शासक थे। राजपाट कौन देखते थे? मणिकमल
और सूरजमल दोनों देखते थे, और उन दोनों ने ही मिलकर बाद में इसकी हत्या भी करवा दी थी। अब इसके बाद जो अगले शासक बनेंगे वे कल्याण चंद, ये चतुर्थ नहीं होंगे, याद रखें आप लोग, ये चतुर्थ नहीं होंगे, ये फिफ्थ हैं, कल्याण चंद फिफ्थ। इनके समय में, कल्याण चंद जी के समय पे, इनके समय में रोहिलों का आक्रमण हुआ था, और इनको गद्दी पर बैठाने में करण भट्ट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे पहले जो गेड़ा गर्दी वाले यानी मणिकमल और पूरनमल गेड़ा थे, इन दोनों की इन्होंने सबसे पहले हत्या करवाई। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। इन्हीं के समय पे अल्मोड़ा में चौ महल का निर्माण करवाया गया। इसी महल को राजबुंगा का किला भी कहा जाता है वर्तमान समय पे। अगला पॉइंट वही जो हम ऊपर पढ़े थे, 1743 या 44 के मध्य रुहेलखंड के कटेहर सरदार अली मोहम्मद खान ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। कुमाऊं वाला क्षेत्र इन्होंने 7 माह तक अपने अंदर रखा था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब ये वाला क्षेत्र इनके अधीन आएगा, कैसे आएगा वही चीज हमने देखनी है। इसी समय अवध के नवाब मंसूर अली खान ने तराई पर अधिकार कर लिया था, और रूहेलों व कुमाऊं की सेना के मध्य भीमताल में एक भीषण युद्ध हुआ था, और कल्याण चंद भागकर कहाँ चले गए थे? देहरादून चले गए थे। तो बाद में कल्याण चंद अपनी मदद के लिए किसके पास गए? गढ़वाल नरेश प्रदीप शाह के पास गए। उसके ही बाद रूहेलों को यहाँ से भगाया गया। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट इनके बारे में अगर देखें तो इनको आपने याद रखना है, इन्होंने जितने भी चंद वंश के शासक थे, पुराने जो भी शासक थे, सभी शासकों की हत्या करवा दी थी। सभी शासकों की हत्या कर, ऐसा कहते हैं कि इन्होंने सभी जितने भी वंशज प्राप्त हुए इनको चंद वंश के, सभी की आंखें निकलवा दी थी। सभी की आंखें निकलवा दी थी, और ऐसा मान्यता है कि अंत में ये भी स्वयं भी अंधे हो गए थे। देखिए, कर्मफल इनको भी प्राप्त हुआ, लोगों की आंखें इन्होंने दिखाया, आखिर में इनका निधन भी अंधे होकर ही हुआ था। कवि शिव ने इनसे रिलेटेड एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है कल्याण चंद्रोदयम। कल्याण चंद्रोदयम काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं इनसे रिलेटेड। अब आएंगे काफी महत्वपूर्ण फैक्ट आने वाले हैं। बिसाड़ के एक लक्ष्मीपति जोशी जी हैं, बिसाड़ के लक्ष्मीपति जोशी, उनके पुत्र हैं शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी जी को इन्होंने क्या बनाया? कानून गो बनाया। कानून गो बनाया। कहाँ का? एक परगना है कुमाऊं में, सरबना परगना। और इस सरबना परगने, देखें, परगने का सबसे बड़ा अधिकारी सरदार होता था, उसके नीचे कानून गो होता था। तो उस समय सरबना के कानून गो तो हमारे शिवदेव जोशी बन गए, और जो सरदार थे वो लटौड़ा के क्या थे? लटौड़ा के ब्राह्मण, लटौड़ा के जोशी थे। और बिसाड़ और लटौड़ा के जो जोशी हैं, इनके आपस में बनती नहीं थी। तो बाद में शिवदेव जोशी का इनके साथ भी युद्ध एक प्रकार से हुआ था, और सरबना का सरदार किसको बना दिया गया? लटौड़ा के जोशी को हटाकर सरबना का सरदार किसको बना दिया गया? शिवदेव जोशी जी को बना दिया गया। तो आपने ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। इसके अलावा अन्य अगर पॉइंट इनके बारे में देखें तो जो अभी हमने देखा था कि बाद में जब ये भाग गए थे, तो 1743 में जब रूहेलों का यहाँ पर आक्रमण हो गया था, तो 45 में शिवदेव जोशी ने ही, 1745 में शिवदेव जोशी ने काफी वीरता का प्रदर्शन किया, और जो रूहेल सरदार थे उन सभी को अपने कुमाऊं क्षेत्र से इन्होंने भगा दिया था। इसी से खुश होकर हमारे कल्याण चंद जी ने इनको क्या बनाया था? कानून गो बनाया था, और बाद में सरदार भी बनाया था। उम्मीद है सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। सेशन पसंद आता है तो इसको आपने लाइक और शेयर जरूर करना है। अब देखते हैं अगले शासक हमारे 57वें शासक दीपचंद, 1748 से 77। इनके संरक्षक थे शिवदेव जोशी जी, जो ऊपर हमने देखे थे सरदार। इन्हें क्या कहा जाता है? कुमाऊं का बैरम खां भी कहा जाता है। दीपचंद किनके पुत्र थे? इससे पहले जो हमने शासक देखे थे उनके पुत्र हैं, कल्याण चंद जी के पुत्र। अब अगला पॉइंट इनके बारे में देखते हैं। इनको कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है, और इन्हीं के समय पे पानीपत का तीसरा युद्ध भी हुआ था, और पानीपत के युद्ध में दीपचंद जी ने अपने सेनापति हरिराम जी की नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है। अब जो हमारे ये संरक्षक हैं दीपचंद जी के, शिवदेव जोशी जी, जो कि सरदार हैं कुमाऊं में, जिन्हें कुमाऊं का बैरम खान भी कहते हैं, क्योंकि ये दीपचंद जी के क्या हैं? संरक्षक हैं। तो शिवदेव जोशी जी के जो पुत्र हैं हर्षदेव जोशी जी, ये नजीबाबाद के शासक के क्या थे? सरदार थे, सेनापति थे। और नजीबाबाद के जो
शासक थे वो कहाँ गए थे, पानीपत का युद्ध लड़ने के लिए गए थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके राजपाट पर कुछ भी समस्या आएगी तो आप कहाँ चले जाएं, कुमाऊं में चले जाएं। तो 1764 में शिवदेव जोशी जी का क्या हो गया, निधन हो गया। अब जैसे ही इनका निधन हुआ तो क्या हुआ, जो दीपचंद जी की पत्नी थी श्रृंगार मंजरी, इन्होंने संपूर्ण राजपाट अपने अधीन ले लिया था। और इसी वजह से दीपचंद जी को आपने याद रखना है, इनको गूंगा शासक भी कहा गया है फ्रांसिस हैमिल्टन के द्वारा, क्योंकि इनकी कोई भी नहीं सुनता था, इनकी पत्नी तक इनका नहीं सुनती थी। तो इनकी पत्नी ने क्या करा, दीपचंद जी की जो पत्नी है श्रृंगार मंजरी ने, इन्होंने सबसे पहला काम करा, दीवान बनाया अपने फेवरेट परमानंद बिष्ट को, और सेनापति किसे बनाया, मोहन सिंह गुसाई को बनाया। मोहन सिंह गुसाई को सेनापति बनाया। तो जैसे ही ऐसी कायाकल्प हुई तो सारे जोशियों ने क्या करा, जोशी अधिकारी जो थे सभी ने क्या करा, इस्तीफा दे दिया, जिनमें हमारे हर्षदेव जोशी भी हैं और हर्षदेव जोशी के भाई जयकृष्ण जोशी जी भी हैं। तो इन दोनों ने मिलकर, परमानंद बिष्ट, श्रृंगार मंजरी और मोहन सिंह जी ने मिलकर क्या करा, जो जयकृष्ण जोशी और हर्षदेव जोशी थे दोनों को मृत्युदंड दे दिया। जयकृष्ण जोशी की तो हत्या हो गई, लेकिन जो मोहन सिंह के भाई हैं लाल सिंह और जो हमारे हर्षदेव जोशी हैं, ये काफी अच्छे मित्र थे। तो लाल सिंह के कहने पर मोहन सिंह गोसाई ने क्या करा, इनकी जो मृत्युदंड की सजा थी हमारे हर्षदेव जोशी जी की, तो उसको घटाकर इन्होंने क्या कर दिया, उम्र कैद कर दिया। तो बाद में कहते हैं कैद से भाग गए थे हमारे हर्षदेव जोशी जी। तो इस सारा घटनाक्रम होने के बाद अगले शासक कौन बने, तो अगले शासक बने मोहन सिंह गोसाई, जो हमने ऊपर पढ़े थे, मोहन चंद के नाम से शासक बने। इन्हें खूनी शासक भी कहते हैं। अब हर्षदेव जोशी बचकर चले गए थे, हमने देख लिया है। तो हर्षदेव जोशी जी ने डोटी के नरेश और गढ़ नरेश ललित शाह से मदद मांगी। तो डोटी के राजाओं ने तो कोई मदद नहीं कर पाई उस समय, लेकिन जो गढ़वाल के नरेश थे ललित शाह जी ने इनकी मदद करी। और एक युद्ध होता है बगवाली पोखर का युद्ध, ये गढ़वाल नरेश ललित शाह और तत्कालीन कुमाऊं वंश के शासक यानी चंद वंश के शासक मोहन चंद के बीच हुआ था। तो मोहन चंद हार गए थे इसमें। तो हमारे जो गढ़वाल के शासक थे ललित शाह जी ने अगला शासक किसे बनाया, अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से अगला शासक बना दिया कुमाऊं का। तो अगले शासक यानी 59वें शासक कौन बनेंगे, तो अगले शासक हमारे बनते हैं चंद्रवंश के प्रद्युम्न शाह या प्रद्युम्न चंद। अब ललित शाह जी हमने देखा गढ़वाल के शासक हैं। तो इसी दौरान क्या होता है, ललित शाह का निधन हो जाता है। तो प्रद्युम्न शाह के जो दूसरे भाई हैं जयकृत शाह, वे बन जाते हैं गढ़वाल के शासक। तो गढ़वाल नरेश से भी इनका संघर्ष होता है, यानी ये दोनों भाई हैं। एक भाई गढ़वाल के नरेश हैं। ललित शाह जी के दो पुत्र हैं, जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह। जयकृत शाह कहाँ के शासक बने हैं, वे बने हैं गढ़वाल के शासक, क्योंकि उनके पिताजी का निधन हो गया है। और ललित शाह जी अपने पुत्र को कहाँ का राजा बना के चले गए थे, कुमाऊं का राजा। तो अब ये वहाँ गढ़वाल का शासक बनना चाहते थे। तो इन संघर्षों से नाराज होकर या दुखी होकर ऐसा कहा जाता है, जयकृत शाह ने रघुनाथ मंदिर में, जो गढ़वाल नरेश थे हमारे, जयकृत शाह ने रघुनाथ मंदिर में क्या कर दी, अपनी आत्महत्या कर दी। तो इसके तुरंत बाद हमारे जो प्रद्युम्न चंद या प्रद्युम्न शाह वो कहाँ चले गए, गढ़वाल चले गए। और कुमाऊं का राजपाट उन्होंने किसको सौंप दिया, हर्षदेव जोशी को सौंप दिया। तो इसी मौके का फायदा उठाकर जो मोहनचंद अभी भागे थे, अभी ललित शाह जो आ रहे थे, वे वापस आ गए कुमाऊं में और अगले शासक फिर से खुद बन गए। तो 59वें शासक प्रद्युम्न शाह, तो 60वें शासक एक बार फिर से कौन बने, मोहनचंद बने। तो 2 बार कुमाऊं के शासक बनने वाला एकमात्र शासक कौन है, मोहनचंद है। याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगले शासक देखते हैं। अगले शासक बने हैं शिवचंद जी, ये 61वें शासक हैं। एक बार फिर से हर्षदेव जोशी आते हैं, उन्होंने मोहनचंद को हरा दिया। मोहनचंद को हराया तो मोहनचंद के जो दूसरे भाई थे लाल सिंह जी, ये भागकर कहाँ चले गए, रामपुर चले गए। और अगला शासक हमारे कौन बने, शिवचंद बने। इन्हें मिट्टी का महादेव भी कहा गया, यानी हर्षदेव जोशी ने मोहनचंद को हराने के बाद अगला शासक किसे बनाया है, शिवचंद जी को बनाया है। और एक बार फिर से लाल सिंह का आक्रमण हुआ यहाँ पर। जो लाल सिंह रामपुर भाग कर गए थे, रामपुर के शासक की मदद से उन्होंने कुमाऊं पर एक बार फिर से आक्रमण करा। तो यहाँ के शासक हार गए। तो अगला शासक किसे बनाया गया, महेंद्र चंद को बनाया गया। 62वें शासक हैं महेंद्र चंद्र। महेंद्र चंद कौन है, ये मोहन चंद जी के पुत्र हैं। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है। तो अंतिम शासक हमारे कुमाऊं के चंद वंश के बनते हैं। देखिए पहले शासक से स्टार्ट करते करते आज तीसरे लेक्चर में हमारा
अंतिम शासक भी समाप्त होने वाले हैं। तो अंतिम शासक कुमाऊं के या 62वें शासक कौन बनेंगे? महेंद्र चंद बनेंगे। और महेंद्र चंद किनके पुत्र हैं? मोहन चंद के पुत्र हैं, चंद वंश के अंतिम शासक हैं। तो हर्षदेव जोशी अगर जैसे ही यहाँ से आ रहे तो वो किसके पास गए? डोटी नरेश रणबहादुर शाह के पास गए। उन्होंने कही आप कहाँ पर आक्रमण करें? कुमाऊं पर आक्रमण करें। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर इसके बाद गोरखाओं और डोटी नरेश गोरखाओं और चंदों के मध्य एक युद्ध हुआ, हवलबाग का युद्ध 1790 में, जिसमें महेंद्र चंद हार गए और कुमाऊं में गोरखा शासन स्टार्ट हो गया। तो कुमाऊं में गोरखा शासन कब से कब तक रहा? 1790 से 1815 तक। और 1815 से 1947 तक, क्योंकि 15 में गोरखा हार गए थे अंग्रेजों से, तो 18 से 15 तक हमारे कुमाऊं पर किसका शासन रहा? अंग्रेजों का शासक रहा। तो इसी के साथ बहुत मेहनत के साथ 3 लेक्चर के बाद हमारा कुमाऊं का चंद्रवंश समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपने एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता तो आपने लाइक और शेयर जरूर करना है। राजा हम सारे पढ़ चुके हैं, अब हम इसका देखेंगे 4th पार्ट। अब 4th पार्ट में हम क्या क्या काम करने वाले हैं? तो चंद्रवंश से रिलेटेड जितने भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, जितने भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे वो सारे मैं कवर कराऊंगा। लेकिन उससे पहले चंद्रवंश का क्या देखेंगे? हम प्रशासन देखेंगे। प्रशासन, कर और जितने प्रकार के कर वर लगाते थे और प्रशासन किस प्रकार चलाते थे, वो सारी चीजें कवर करेंगे 4थे लेक्चर में। और हमारा कुमाऊं का चंद्रवंश कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। राजा तो हम सारे पढ़ चुके हैं। उम्मीद है सेशन आपने पसंद किया होगा और सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हम कवर करेंगे। आप लोगों को अगर सेशन पसंद आते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। ये सेशन लगातार चलते रहेंगे जब तक ये किताब समाप्त नहीं होती है। और मैंने आपको बता रखा है हाथों हाथ, आप जो चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। पुराने वीडियो भी जरूर देखें, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने करा रखे हैं। परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 11 से 22 तक हमने पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। परीक्षा वाणी को एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। कब स्टार्ट करेंगे? जैसे ही हमारे जो अजय रावत जी की पुस्तक है उसके 4 चैप्टर जैसे समाप्त होंगे, उसी के साथ 5वें चैप्टर के साथ साथ हम अपना परीक्षा वाणी वाला पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे। और परीक्षा के दिवस जैसे ही नज़दीक आएंगे तो हम हिंदी की सीरीज भी कंप्लीट करेंगे। और उत्तराखंड के वन लाइनर और हिंदी के प्रैक्टिस सेट तो हमारे लगातार चल रहे हैं, आप ज़रूर देखें। अगर वो चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड वन लाइनर और हिंदी के प्रैक्टिस सेट टोटल 12 हम कंप्लीट कर चुके हैं। हर प्रैक्टिस सेट में हम 20 हिंदी के सवाल करते हैं, तो लगभग 240 इंपॉर्टेंट पूछे गए सवाल हम कर चुके हैं। और हर प्रैक्टिस सेट में लगभग 30 से अधिक हम क्या देखते हैं? उत्तराखंड के वन लाइनर। लगभग 300 से 400 उत्तराखंड के महत्वपूर्ण वन लाइनर भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जितनी भी वीडियो मैंने पढ़ा रखी हैं इतिहास से रिलेटेड, उत्तराखंड के वन लाइनर से रिलेटेड, इसी के साथ साथ हमारी पॉलिटी की भी सीरीज चल रही है, तो उसको भी फॉलो करें। पॉलिटी भी आपका हाथों हाथ कंप्लीट होते रहेगा। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।